दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन सेकंड ग्रेड हिंदी का एक नया बैच ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको सेकंड ग्रेड हिंदी बिल्कुल जीरो लेवल से पाठ्यक्रम अनुसार वीडियो के द्वारा मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। तो जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेकेंड ग्रेड के बाद एक नया बैच फर्स्ट ग्रेड वाला वो भी शुरू करने वाले हैं। तो स्कूल व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड हिंदी के बैच के लिए भी जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं या जो सेकेंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं और उनका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार या मित्र जो स्कूल व्याख्याता की भी तैयारी कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कमेंट करें। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी, ओनली फॉर हिंदी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही आईजी हिंदी एकेडमी है, तो हिंदी का आपको बेहतरीन सर्वोत्तम वीडियो द्वारा तैयारी कराऊंगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सेकेंड ग्रेड का जो टॉपिक है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक वाला, उसमें आपका पहला ही टॉपिक है, देखा होगा आपने, सबसे जो पहला टॉपिक है सेकेंड ग्रेड का वो है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार वाला टॉपिक है, इसको आज एक पहला शुरुआत कर लेते हैं। ये बैच बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। वर्ण विचार में आपने देखा होगा आपके पाठ्यक्रम में स्वर एवं व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, वो भी प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो मैं उसको बिल्कुल डिटेल से, आसानी से, जैसा आपको समझ में आ सकता है, वो मैं कराने वाला हूं। तो ये आपका बैच शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देना चाहता हूं। आपका पहला टॉपिक यही है, वर्ण विचार पाठ्यक्रम में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में स्वर एवं व्यंजनों के प्रकार में, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी भाषा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टॉपिक ले रहे हैं, ध्यान से देखें, भाषा। भाषा क्या है और भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है और भाषा किसे कहते हैं? बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। बोलकर और लिखकर विचारों और भावों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल रूप में, जैसे मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं और मेरे जो विचार है, भाव है, वो आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, तो वो भाषा है, ठीक है। तो भाषा की अगर आप डेफिनेशन, परिभाषा लिखना चाहे तो बिल्कुल बोलकर और लिखकर, बोलकर एवं लिखकर बोलकर एवं लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा है। बोलकर और लिखकर विचारों और भावों का, ये याद रखें आप, विचारों और भावों का आदान प्रदान क्या है? बस वही भाषा है, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करें, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं, फिर अपन जैसे साहित्य में चलेंगे तो काव्य शास्त्र आपको अच्छी तरह से मैं करा दूंगा, ठीक है ना। तो भाषा क्या है? बोलकर या लिखकर विचारों और भावों के आदान प्रदान को भाषा कहा जाता है। अब भाषा के बाद में जो मेन पॉइंट आ रहा है वो आता है जैसे बोली। तो बोली कुछ नहीं है। बोली क्या है? थोड़ा सा आप कहोगे सर ये क्या है, बैच में थोड़ी सी डिटेल अपन समझ लेते हैं। भाषा, बोली, फिर अपन व्याकरण के पार्ट में जो पहला पार्ट आपके टॉपिक में दे रखा है, दूसरा भी दे रखा है, शब्द विचार, ठीक है, वाक्य विचार, है ना, ये सारे टॉपिक लूंगा मैं। तो बोली क्या है? स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, वो बोली है। एक स्थानीय क्षेत्र है, उसमें जो भाषा बोली जा रही है उसे बोली कहा जाता है। एक निश्चित क्षेत्र है, ठीक है। तो
किसी विशेष क्षेत्र में, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहां हो जाएगा किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को, एक शब्द ये जरूर लिखे आप, स्थानीय, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? भाषा को बोली कहा जाएगा, बोली कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक प्रश्न कई बार क्या होता है, हल्का हल्का पूछ लिया जाता है, वो होता है, आपने देखा होगा, वो भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। वो होता है आपका, देखा होगा तो लिपि से भी पूछ लेते हैं कि लिपि क्या है। बिल्कुल शुरू करने वाला हूं आपका टॉपिक, थोड़ी सा डिटेल अपन समझ लेते हैं। लिपि क्या है? तो लिपि ध्वनियों के लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं, बस वही लिपि है। ध्वनियों के लिखने के चिन्ह को लिपि कहा जाता है। और जैसे कि आपको मालूम है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो ध्वनियों के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि है। तो थोड़ा सा लिख दो, ध्वनियों को लिखने के लिए, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का, जिन चिन्हों का कर दो, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? वही लिपि है। मतलब आप डिटेल में थोड़ा सा, वह लिपि है। अगर इसको शॉर्ट रूप में आप देखना चाहते हो तो कुछ नहीं है, ये ध्यान रखें आप, ध्वनियों के लिखने के चिन्ह है, उसे लिपि कहा जाता है। ये हो गया। अब अपन जो मेन आपका टॉपिक है वहां से शुरू करते हैं। थोड़ा लिपि का तो आपको मालूम ही है, लिपि जैसे पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, और अपनी हिंदी तो मालूम ही होगा क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। तो देवनागरी, बिल्कुल देवनागरी का एक पूरा टॉपिक है, कब अस्तित्व में आई, कौन से संशोधन है, क्या है, वो पूरा मैं एक टॉपिक कराऊंगा। बस शर्त है आप मेरे साथ जुड़े रहे। अपन ने भाषा ले ली, लिपि ले ली, ठीक है। अब अपन चलते हैं, जो मेन टॉपिक आपका यहां से शुरू हो जाता है, व्याकरण। कई बार पूछ लिया जाता है व्याकरण क्या है और व्याकरण के पार्ट क्या क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना, व्याकरण के 3 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट का पूरा पूरा चर्चा अपन अच्छी तरह से समझने वाले हैं। आपको मालूम होगा सॉरी, एक आपके वर्ण विचार है और दूसरा शब्द विचार है, और वाक्य रचना का भी टॉपिक कुछ कुछ दे रखा है। ठीक है, जैसा कि मैं सिलेबस में देख रहा हूं। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है। एक तो भाषा क्या कराती है? व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान कराती है। बिना व्याकरण के आप भाषा को शुद्ध रूप में नहीं लिख सकते। व्याकरण के द्वारा ही नए नए शब्दों का निर्माण हुआ, चाहे वो उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा। ठीक है ना, तो अपन व्याकरण की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। भाषा के नियमों का वह शास्त्र, तो देख लो थोड़ा सा, फिर शुरू करते हैं आपका। भाषा के शुद्ध रूप, भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या कराता है? भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है, ये आपको ध्यान है। भाषा के नियमों का वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप, तो थोड़ा सा लिख दो, भाषा के नियमों का, भाषा के नियमों का
वह शास्त्र, यह शास्त्र है, व्याकरण एक शास्त्र है, ठीक है ना। भाषा के नियमों का वह शास्त्र जो भाषा का शुद्ध रूप, भाषा के शुद्ध रूप व्याकरण के द्वारा ही अपन किसी शब्द का शुद्ध रूप सीख सकते हैं। तो शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। क्या कराता है? शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है, यह व्याकरण है। ठीक है, परीक्षा में हालांकि आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपन जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। व्याकरण क्या है? भाषा के नियमों का वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप, यह एक लिख दो, जो भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, अब जो मेन आपका शुरू होता है, मैंने कहा व्याकरण के 3 पार्ट हैं, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आपके सेकंड ग्रेड हिंदी के में आया हुआ है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में, बिल्कुल माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर है, पार्ट फर्स्ट, उसमें आपका आया हुआ है, तो वो है वर्ण विचार। तो अपन वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। तो ये व्याकरण के जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा कर रहे हैं अपन कि व्याकरण के कितने भेद हैं। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो थोड़ी सी डिटेल अपन को जाननी जरूरी है। फिर अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम हिसाब से मैं चलूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ण विचार। उसके बाद में दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। ठीक है, यहां से अधिकतर प्रश्न बनता है, और आपके पाठ्यक्रम में वर्ण विचार पूरा के पूरा है। प्रयोग एवं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन हो रखा है। शब्द विचार के टॉपिक है आपके, और वाक्य विचार है ये। तो वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण है। ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण है। और वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें वर्ण के अंतर्गत, वर्ण विचार के अंतर्गत क्या देखेंगे अपन? वर्णों के उच्चारण एवं लेखन पर विचार किया जाएगा। शब्द विचार पर, शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने हैं। मतलब व्याकरण के मूल रूप से ये 3 पार्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाए व्याकरण के भेद कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन आपका सेकंड ग्रेड का टॉपिक शुरू हो जाता है, और वो है आपका वर्ण। वो आपका टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है, वर्ण विचार के अंतर्गत। व्याकरण का जो पहला टॉपिक है वो वर्ण विचार के अंतर्गत है। तो इस पे थोड़ा सा डिटेल से अपन समझेंगे। सबसे पहले मैंने बताया वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण है। ठीक है, अब हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो आधुनिक वैज्ञानिकता के आधार पर 4 प्रकार से माने गए हैं। यदि परीक्षा में 4 नहीं दे रखा हो तो आप 2 मान सकते हैं, स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हिंदी में नए वैज्ञानिकों द्वारा मानक हिंदी का जो प्रचलन में आया गया, उसके आधार पर वर्ण 4 प्रकार के माने गए। अब कौन कौन से हैं, तो वो देखो 4 कौन कौन से हैं। तो एक तो आपको मालूम है स्वर है, ठीक है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा अनुस्वार को भी, बिल्कुल अनुस्वार को भी आधुनिक हिंदी में एक वर्ण माना जा रहा है।
ठीक है, तो आप सब डिटेल में ध्यान रखें। और चौथा विसर्ग, विसर्ग को भी वर्ण के अंतर्गत काउंट किया गया है। तो यदि वर्ण का पूछ लिया जाए और 4 दे रखे हो तो बिल्कुल आप 4 लगाए, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। और नहीं दे रखा हो तो स्वर, व्यंजन यही है। लेकिन आप हिंदी के विद्यार्थी हो, हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हो और सेकंड ग्रेड हिंदी में हो तो जानकारी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं। पहला, सबसे पहले वर्ण के अंतर्गत पहला है अपने स्वर। स्वर को इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर कहां से प्रश्न बनते हैं उसको समझेंगे। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं आपको शॉर्ट रूप में वीडियो के अंत में एक डायग्राम द्वारा आपको जीविया की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का विभाजन है वो दूंगा, ठीक है। और यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके वर्ण बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो पहला स्वर है, तो स्वर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो पहला तो नाम से मालूम हो रहा है, स्वर यानी स्वयं बोले जाते हैं। तो ध्यान रखें, ये स्वयं बोले जाते हैं, किसी भी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये ऐसे ही आप याद रखें, स्वर स्वयं बोले जाते हैं, ठीक है। अब यदि आपको इसकी परिभाषा थोड़ी सी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो ध्यान रखें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह में बिना किसी बाधा के मुंह व नाक से बाहर निकल जाती वो स्वर है। एक बार वापस देखें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह में बिना किसी बाधा के मुंह व नाक से बाहर निकल जाती वो स्वर है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में, तो देखो ध्यान से, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से, बिल्कुल फेफड़ों से निकलती है, फेफड़ों से उठकर, कर दे आप, फेफड़ों से उठकर मुंह एवं नाक से सीधी निकल जाती है। सीधी निकल जाती है या बिना रुकावट के निकल जाती है, वह क्या है? स्वर है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलकर हवा मुंह में बिना किसी बाधा के नाक और मुंह से सीधी निकल जाती है, वो वर्ण है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर मुंह एवं नाक से सीधी यानी बिना रुकावट के, वो क्या है? स्वर है। अब स्वरों के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, स्वर कितने हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है वर्ण। वर्ण के अंतर्गत अपन पहला वर्ण देख रहे हैं, स्वर। स्वर की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। स्वर स्वयं बोले जाते हैं। अब हिंदी में स्वर कितने हैं तो आप ध्यान रखना, कितने हैं? 11 स्वर है। यह आपको एक चीज आधुनिक वैज्ञानिकता के आधार पर, हिंदी के जो विद्वानों ने मानक भाषा के आधार पर कुछ परिवर्तन हुआ है, वो आपको स्वर में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, 11 स्वर कौन कौन से है? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने जानबूझकर 10 लिखा है। अब 11वां कौन सा है? काफी विद्यार्थी कह रहे हैं ऋषि। तो ऋषि वर्तमान में ऋषि को स्वर के अंतर्गत
काउंट नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखें, ऋषि नहीं है, वो अंग्रेजी का ओ जो ग्रहित है उसको स्वर के अंतर्गत ले लिया गया है। ऋषि के अंतर्गत र और ह की ध्वनि निकलती है, ठीक है, इसीलिए ऋषि की जगह ओ, तो ध्यान रखना है, ऋषि की जगह आधुनिकता में ओ ध्वनि को मान लिया गया। तो ये 11 है। इन्हीं 11 के आधार पर अब अपन स्वरों के भेद देख रहे हैं। बिल्कुल कंफर्म रहे, मैं आपको सर्वोत्तम दूंगा, ठीक है ना। बस शर्त है वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आ जाए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, और अगले वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है और कौन सा टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया जाए तो वो जरूर आप कमेंट में लिख के बताएं। चलो स्वर हो गए, अब अपन स्वरों के भेद के बारे में देख लेते हैं। स्वरों के भेद, ठीक है ना। तो स्वरों के भेद कितने हैं, तो ध्यान रखना 2 है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर स्वर, और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। दोनों को मैं शानदार ढंग से कर दूंगा आपको। आधार पर स्वर, एक प्रयोग के आधार पर स्वर और दूसरा प्रयोग के दो या प्रयत्न के दो। ये थोड़ा सा आप यहां चेंज कर लो, प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर, सॉरी प्रयत्न के आधार पर। यहां से देखो वापिस, स्वरों के भेद 2 प्रकार के हैं। एक है प्रयत्न के आधार पर स्वर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं प्रयत्न के आधार पर स्वर। तो प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो ध्यान रखें, प्रयत्न के आधार पर स्वर सीधा सीधा कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो यही लिख दे 4। प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 4। एक एक को बड़े डिटेल से आराम से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और दूसरा है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर कितने हैं, तो ध्यान रखें 4 के बाद में 5 आता है, तो 5 है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने हैं? 5 है। तो पहला अपन ले रहे हैं स्वर के अंतर्गत प्रयत्न के आधार पर स्वर। तो देखो अपन पढ़ रहे हैं 1, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। मेरी आदत है किसी चीज को देखते देखते ही याद कराना चाहता हूं। उसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं स्वर। मैंने कहा स्वर भेद में 2 प्रकार के, एक प्रयत्न के आधार पर, इसको सुधार कर देना भाई, और दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान, ठीक है। यह है 4 प्रकार के और यह है 5 प्रकार के। दोनों को बड़े डिटेल से, और यहां से प्रश्न बनेगा 100%, और आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हो, आपका राइट होगा। तो पहला अपन ले लेते हैं प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर स्वर। प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के बता दिया? 4 में अपन सबसे पहले प्रयत्न के आधार पे सबसे पहला है मुख में जीवा या जीभ की स्थिति के आधार पर। प्रयत्न में सबसे पहले मुख में आप जीवा या जीभ भी कह सकते हैं कि स्थिति के आधार पर। तो पहला है मुख में जीभ या जिह्वा की स्थिति के आधार पर, आधार पर स्वर, ठीक है। मुख में जीव्या की स्थिति के आधार पर,
मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर कई बार प्रयत्न में पहले पूछ लिया जाता है मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने हैं, तो ध्यान रखना 3 ही हैं। कितने हैं? 3। अब 3 कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा देख लो। मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर पहला आता है अग्र स्वर, जीभ की स्थिति के आधार पर अग्र स्वर जीभ में आगे की तरफ बोले जाते हैं। दूसरा आएगा मध्य स्वर और तीसरा आएगा पच स्वर, यानी जीभ में पीछे से जो बोले जाते हैं। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं अच्छी तरह से देखना। यहां से आपका सेकंड ग्रेड हिंदी का मेन पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है और यहां से प्रश्न बनेगा। अब आप स्किप नहीं करें, अच्छी तरह से देख ले। जीभ की स्थिति के आधार पर मुख में जो जीवा है उसकी स्थिति के आधार पर मैंने बताया 3 प्रकार के अग्र स्वर जो जीभ में आगे से बोले जाते हैं। ई ए आई कौन सा हो जाएगा? ई ए आई। कितने हो गए? 4। ठीक है। मध्य में आप ध्यान रखना, यहां से कई बार प्रश्न बनता है। जीभ मुख में जिह्वा स्थिति के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है, तो एक मात्र है स्वर, वो है अ। तो ये कितना है? एक। अ बोल के देखो, अ जो जीभ में मध्य से बोला जाता है, जीभ में मध्य से। ई जीवा में आगे। देखो स्वर के अंदर जीवा या जीभ मुख के अंदर कहीं स्पर्श नहीं करेगी, ठीक है, उसकी तरफ जरूर जाएगी लेकिन स्पर्श कहीं नहीं करती है, वो व्यंजन में करती है, ये ध्यान रखें। ठीक है। फिर आता है पच स्वर। पच में कौन कौन सा हो जाएगा? अब देख लो, अ हो गया तो अगला हो जाएगा आ। अगर ये 2 याद है तो आप पच स्वर निकाल दोगे। मध्य का ध्यान रखना है, अ हो गया और ये हो गया। तो पच स्वर में आ ई दोनों आगे, तो फिर आ जाएगा उ ए आई आ गया, ओ औ और अंग्रेजी वाला मैंने कहा ऋषि नहीं है। अब कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 और ये 6 मिला के अपने टोटल 6 और 4 10 और 1 11। ये 11 स्वरों का वर्गीकरण हो गया जीभ में मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर। समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अपन पढ़ रहे हैं वर्ण के अंतर्गत स्वर देख रहे हैं, फटाफट लिख देते हैं। स्वर के अंतर्गत मैंने कहा 2 भेद है, प्रयत्न और दूसरा उच्चारण स्थान। याद हो जाएगा बेटा, उच्चारण स्थान। इसमें अपन ने पहला ले रखा है प्रयत्न के आधार पर उसमें पहला अपन ने कर दिया है। अब ये दूसरा देख लो, फटाफट ले लेते हैं। दूसरा देखो, दूसरा हो जाएगा ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर ध्यान रखना। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने हैं प्रयत्न में, तो ध्यान रखना ओष्ठ आकृति के आधार पर हिंदी में प्रयत्न के आधार पर 2 है। कौन कौन से हैं तो वो देख लो। एक हो जाएगा आपका वृत्तामुखी स्वर, जब होठ गोल हो जाते हैं, वृत्त के आकार के हो जाते हैं, वृत्तामुखी। ठीक है। और दूसरा अवृत्तामुखी। ये ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना है। अवृत्तामुखी स्वर यहां से बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद क्या क्या है? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद तो आपको बताना है 2 है।
कौन कौन से हैं, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। ठीक है, अब इन दोनों में कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना है। होठों से आप बोलोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक तो ओ अंग्रेजी का ग्रीक, ओ होठ गोल हो रहे, ध्यान से देखो ये हो जाएगा। फिर आपका ऊ, ऊ और ओ और औ हो गए। ये कितना हो गए, 1 2 3 4 5। तो कई बार प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछेगा ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्तामुखी स्वर कितने होते हैं बताइए, तो आप ध्यान रखना, या इसमें से वृत्तामुखी स्वर कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न पड़ेगा। तो अपन डिटेल में अच्छी तरह से, वीडियो लंबा होगा तो होगा, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको संपूर्णता से मैं हर चीज का अध्ययन कराना चाहता हूं ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे नहीं। और आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो आपके सर्वोत्तम अंक आएंगे और मेरिट में आने के चांस रहेंगे। जीके की तैयारी आप अलग करते रहे, हिंदी में आपकी सर्वोत्तम करा दूंगा। ठीक है, तो वृत्तामुखी में ओ उ उ ओ औ। ठीक है, समझ में आ गया। अब अवृत्तामुखी में देख लो क्या आ जाएगा, अ बोल के देखो, अ होठ गोल नहीं हुए ना, हाँ, ई ए आई, 2 2 4 और 5 6 7 8 9 10। एक और कौन सा बच गया, कौन सा बच गया भाई, अ हो गया, सॉरी एक आ पहला लिख देते हैं, आ इसमें नहीं आया हुआ है तो ये अवृत्तामुखी है। फिर आएगा ई उ, सॉरी ई हो गया, फिर ए और आई, कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 5 कितने हो गए, 11। ठीक है, आप एक याद कर ले वृत्तामुखी, दूसरा आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 ही पार्ट है, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। ओ आप बोलोगे होठों की आकृति में होठ गोल हो रहे, वो वृत्तामुखी है। ओ उ ओ औ, ये 5 है। ठीक है, और अवृत्तामुखी 6, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला देख लेते हैं। तीसरा प्रयत्न के आधार पर देख रहे हैं अपन वर्ण में। ठीक है, तीसरा अपन ने थोड़ा सा देखते हुए चले, मुख में जीविया की स्थिति के आधार पर पहला देख लिया, ओष्ठ आकृति के आधार पर देख लिया। ठीक है, और अब मुख आकृति के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट यहां से आ रहा, मुख की आकृति के आधार पर ध्यान रखना। ओष्ठ आकृति के बाद में जो आता है मुख आकृति के आधार पर स्वर, यहां से प्रयत्न में आपके एक प्रश्न जरूर मिलेगा। आधार पर स्वर 100% यहां से आपको एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, मुख आकृति के आधार पर। तो इसको वेरी मोस्ट लगा दे और अच्छी तरह से इसको देखना है आपको। मुख आकृति के आधार पर प्रयत्न में स्वर कितने प्रकार के हैं तो ध्यान रखना, वो है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं याद करते हैं, मुख आकृति के आधार पर कौन कौन से हैं तो देखो, अलग पेन से अपन लिख देते हैं। पहला आ जाएगा संवृत स्वर, जो यहां से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा है अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तीसरा है विवृत स्वर, अभी मैं बताऊंगा आपको संवृत क्या होता है, विवृत क्या होता है। और चौथा है, इसे आप जरूर याद करें, यहां से परीक्षा में आएगा, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ये किस आधार पे है, मुख की आकृति के आधार पर, मुख के खुलने की आकृति। संवृत स्वर में क्या होगा, आपने देखा होगा
उच्चारण के समय जीभ की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। ई ऊ ई जीभिया की स्थिति, ठीक है। और मुख क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। इसमें याद रखना, थोड़ा सा लिख लेते हैं। यह संवृत्त के अंतर्गत थोड़ा सा देख लेते हैं। जीभ की ऊंचाई सर्वाधिक होती है और मुख बंद होता है। तो संवृत्त का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। संवृत्त का मतलब होता है बंद। क्या होता है, बंद, यानी मुख बंद हो जाता है। संवृत्त का मतलब होता है बंद। तो इसमें कितने हैं, तो संवृत्त स्वर कौन से, ये सॉरी यहां संवृत्त स्वर में संवृत्त कौन से है, जीभ की ऊंचाई सर्वाधिक रहती है इसमें और मुख संवृत्त यानी बंद हो जाता है। ये चार है, कौन कौन से हैं, ई ऊ। कौन कौन से हैं, ये चार है, याद रखें। कौन कौन से हैं, संवृत्त में ई और ऊ, ये चार है, ध्यान रखना। कितने हैं, चार संवृत्त। अब अर्ध संवृत्त में क्या होगा, जीभ की ऊंचाई इससे थोड़ी कम होगी और मुख वही बंद। तो इसमें दो है, ए और ओ, दो है। अर्ध संवृत्त के अंतर्गत दो स्वर है, ए और ओ। ध्यान से देखो, अर्ध संवृत्त के अंतर्गत दो है, ए और ओ, ठीक है। फिर आता है विवृत। विवृत का क्या मतलब होता है, खुला हुआ। विवृत का मतलब होता है, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, खुला हुआ। अब क्या खुला हुआ, तो आपको ध्यान रखना है अपन किस प्रकार के स्वर की बात कर रहे हैं, मुखाकृति के आधार पर। तो मुख खुला हुआ, ठीक है ना, खुला। जब सर्वाधिक खुला हुआ होता है मुख, वहां पर कौन सा हो जाएगा, विवृत स्वर होगा, सर्वाधिक खुला होगा। इसका डायग्राम द्वारा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये तो जीभ की ऊंचाई सर्वाधिक और मुख बंद हो जाता है। संवृत्त अर्ध में थोड़ी सी कम रहती है और मुख बंद हो जाता है, ठीक है। ये दो है, ये चार है। विवृत के अंतर, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। अब क्या, मुख खुला हुआ रहता है और इसमें भी मात्र एक है, ये याद रखना, ये अधिकतर पूछा जाता है। निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना, मुख कब खुला हुआ ही रहता है, आ, ये एक आ मुख खुला हुआ है, ये विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। फिर अर्ध में क्या होगा, अर्ध विवृत के अंतर्गत होगा कम खुला हुआ। क्या हो जाएगा, कम खुला हुआ। तो इसमें क्या क्या आएगा, कम खुला हुआ हो जाएगा। इसमें आएगा ए आ गया। इसमें अ, देखो बोल के देखो, अर्ध विवृत में अ, ओ, आई, औ, कम खुला हुआ। अ, ओ, आई, औ, अ, ओ, आई और औ। कितना हो गए, 2 2 4। अब इनको काउंट कर लो, 11 हुए कि नहीं हुए, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11। एक बार वापस देख लो, संवृत्त का मतलब होता है बंद। अब क्या बंद, तो ध्यान रखना है, मुख का आकृति के आधार पर पढ़ रहे हैं तो मुख बंद हो, ठीक है। और जीभ की ऊंचाई सर्वाधिक, वो संवृत्त स्वर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट है, यहां से अधिकतर प्रश्न बनता है, इसलिए मैं बार बार आपको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। अर्ध संवृत्त में क्या होगा, जीभ की ऊंचाई पहले से थोड़ी कम होगी और मुख बंद। इसमें दो है, ए और ओ, ठीक है। फिर आता है विवृत। विवृत के अंतर्गत, विवृत का मतलब क्या है, खुला हुआ। क्या, मुख, क्योंकि अपन मुख आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन प्रयत्न में देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक मात्रा है आ, ये याद रखें। विवृत कई बार पूछा जाता है, विवृत स्वर कौन सा है। अर्ध विवृत में 4 है, अ, ओ, आई, औ, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, एक बार अच्छी तरह से देख ले, आप देख ले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन पढ़ रहे हैं वर्ण। वर्ण के अंतर्गत अपन देख रहे हैं प्रयत्न के आधार पर। पहला मैंने बताया प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, ठीक है, जिसमें से अपन ने 3 का अध्ययन कर दिया। चौथा अब अपन यहां देखेंगे, चौथा, ठीक है, जिसको अधिकतर हिंदी साहित्य के नहीं, दूसरे हिंदी के विद्यार्थी उसी को स्वर मान लिया जाता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर चौथा कौन सा है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर, ये भी प्रयत्न के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर तो आपको बताया जाएगा सीधा, कंठ्य कौन सा है, तालव्य कौन सा है, तालु कंठ्य कौन सा है, ओष्ठ्य कौन सा है, ओष्ठ्य कंठ्य कौन सा है, वो उच्चारण स्थान आता है। ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ये प्रयत्न में आता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। कई बार यहां से भी सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार के स्वर माने गए हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत अपने 2 ही काम आते हैं। तीसरा आता है, वो होता है, तीसरा जो स्वर होता है वो संस्कृत के अंतर्गत काम में लिया जाता है और उसको कहा जाता है प्लुप्त स्वर। इसमें सर्वाधिक ध्वनि बोली जाती है, ठीक है। प्लुप्त में क्या, ध्वनि का तिगुना समय लगता है, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को देख लो, 3 प्रकार के हैं। पहला जो अपने विद्वान साथी, वो होता है ह्रस्व स्वर, यानी जिनमें बोलने में कम समय लगता है या कम मात्रा लगती है, कम समय या कम समय कर लो, जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, वो ह्रस्व में आता है। इसमें कौन कौन सा है तो आपको मालूम होगा, अ आ जाएगा, ई आ जाएगा और ऊ आ जाएगा। तो कितने है, ये 3 है, अ, ई और ऊ, ये ह्रस्व स्वर है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ह्रस्व स्वर प्रयत्न में किस आधार पर है, तो ध्यान रखना उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कैसे ही प्रश्न बने, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, वर्ण में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा और कहीं से प्रश्न बनता ही नहीं। अपन को कोई प्रश्न याद नहीं करना है, पूरा डिटेल में समझना है और ऐसा समझना है कि आगे कभी भूलो नहीं। एक बार मैं पूरा वापस बताऊंगा आपको एक डायग्राम द्वारा, उसको स्क्रीनशॉट करके आप जरूर ले लेना, ठीक है। अब दूसरा है, वो आपको मालूम है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, मात्रा बड़ी होती है या अधिक समय लगता है या इससे दुगुना समय लगता है, ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, मात्रा बड़ी आती है, वो दीर्घ है। आपको मालूम है, अपन संधि पढ़ेंगे तब दीर्घ बता देंगे, ठीक है ना। संधि को मैं बिल्कुल आसान करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे। संधि वाला टॉपिक है आपके बिल्कुल, समास, संधि, उपसर्ग व प्रत्यय के भेद है आपके। तो संधि को मैं बिल्कुल शॉर्ट रूप में बताऊंगा। यदि आपको पूछ लिया जाए गणेश में, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी संधि है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर एक ही मात्रा है तो गुण संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि है, ठीक। यदि आपसे पूछ लिया जाए देवर्षि में कौन सी संधि है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहूंगा एक शब्द याद रखना है आपको, ऋषियों में गुण होते हैं, ऋषियों में गुण होते हैं, ऋषियों में गुण होते हैं। तो आप याद रखना, ऋषि शब्द जहां कर भी आ जाता है, कर्णवसी, महर्षि, तो वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी,
गुण संधि हो जाएगी। इनको मैं आसानी से संधि और समास शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन, क्योंकि अब निःशुल्क बैच शुरू हो गया हिंदी का, तो आप जुड़े हुए रहेंगे तो वीडियो बनते ही मैं डाल दूंगा तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखे। दीर्घ स्वर यानी मात्रा दीर्घ अब कौन कौन से बच गए जो सारे लिख दो, वही है आ, ओ। कंफ्यूज मत होना, ऋषि को हटा दिया गया है और ये है बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी 8 और 3 कितना हो गया? 11। अपना गणित बराबर समझ में आ गया। अब तीसरा है, एक बार बता देता हूं आपको। तीसरा जो मैंने पहले कह दिया आपको, संस्कृत में काम में आता है, हिंदी में कोई काम नहीं है, लेकिन ये बात तो ही है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने हैं? तो 3 आपको ध्यान रखना। तीसरा है प्लुत स्वर। इसमें क्या होता है? मात्राएं बड़ी होती है, ठीक है ना, समय अधिक लगता है। जैसे आपने देखा होगा प्रार्थना में बोला जाता है ओम ओम, ओ को लंबा खींचा जा रहा है और व्यंजन को बाद में बोला जा रहा है, स्वर को लंबा खींच के ओम। और इसको गणित के अक्षर 3 से अधिकतर किताबों में लिखा जाता है। कैसे? जैसे ओम, ये यानी ओ को लंबा खींचा गया अधिक, तो तिगुना समय लगता है। ये प्लुत स्वर है जो अपने हिंदी में काम नहीं आता है, ये संस्कृत के अंतर्गत प्रयोग में लिया जाता है, हिंदी में नहीं है। ये हो गया। अब अपना प्रयत्न के आधार पर मैंने चारों बता दिया आपको, ध्यान रखना। अभी डायग्राम द्वारा आपको समझा दूंगा। अब अपन चलते हैं, अपन पढ़ रहे हैं वर्ण। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण है, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हो ही नहीं सकते वो वर्ण है। उसमें अपन पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर के पहले स्वर के 2 भेद हैं। एक मैंने बताया प्रयत्न, जिसको अपन ने देख लिया है, और दूसरा है उसको अपन देख रहे हैं। तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर यहां सब भी कई बार प्रश्न बनता है। तो मैंने बताया था आपको उच्चारण स्थान के आधार पर कितने हैं? 5, ठीक है। अब 5 में अपन पहला ले लेते हैं। उच्चारण स्थान में पहला कौन सा है? तो उच्चारण स्थान में मुंह में से कौन से उच्चारण स्थान से स्वर बोला जा रहा है? तो वही है कंठ्य, जिसे अभी कोमल कंठ्य या कोमल तालव्य भी कहा जाता है। ये याद रखें आप, कोमल तालव्य, इसका दूसरा नाम याद रखें, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, कंठ्य या कोमल तालव्य। अब देखो ध्यान से देखो, कंठ से कौन कौन सी आवाज आ रही है? अ, आ, ओ, अंग्रेजी वाले। तो अ, आ और ओ कितना हो गए? 3। कंठ या कोमल तालवी, कंठ से और कंठ से थोड़ा सा ऊपर तालवी की तरफ, जो कंठ से ऊपर चमड़ी है उससे भी थोड़ी सी आवाज आएगी। तो कंठीय और कोमल तालव्य। दूसरा है अपन उच्चारण स्थान के आधार पर देख रहे हैं तालव्य। तालव्य स्वर,
तालव्य स्वर कौन से हैं, कितने हैं, 2, ई ई, ये 2 है तालव्य, ध्यान रखना, तालु से। तीसरा है तालव्य हो गया, फिर आता है तालुकंठीय, तालुकंठीय स्वर, तालु तालु कंठीय स्वर। अब इसमें तालु और कंठ दोनों से ध्यान रखना है, तालु और कंठ दोनों से ध्वनि आएगी, ठीक है ना, आभास होगा आपको। तो कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान से देखो, ए आई, तो 2 है इसमें, ए और आई, इनको तालुकंठीय, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये भी वेरी मोस्ट है, ठीक है। तालव्य स्वर कौन सा है, ई, तालुकंठीय स्वर कौन सा है, तालु और कंठ से आवाज आती है, ए आई। अगला है ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, एक ध्यान रखना आप, ओष्ठ्य स्वर, प्रयत्न में भी है ओष्ठ्य और यहां पर भी है ओष्ठ्य। होठों से, होठों से कौन कौन सा स्वर बोला जा रहा है, ऊ ऊ, तो कौन सा हो जाएगा, ऊ ऊ, ये याद रखें, ये 2 है जो ओष्ठ्य है, ठीक है। ओष्ठ्य कंठ्य स्वर, होठ और कंठ दोनों से बोला जाएगा। ओष्ठ्य कंठ्य स्वर में कौन कौन सा, होठ और कंठ दोनों से, ओ गले से आवाज आ रही है, देखो आप हाथ लगा के, ओ औ, तो ओष्ठ कंठीय, ओ और औ, ये हो जाएंगे 2। काउंट करो कितने हो गए, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। जीविया की स्थिति के आधार पर और एक डायग्राम द्वारा आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, टॉपिक लगाते हैं। जीविया की स्थिति के आधार पर, यहां से भी जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर, जीविया की स्थिति के आधार पर स्वर। अब इसको अपन डायग्राम द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखो, जीविया की स्थिति के आधार पर अपन पहला लेते हैं, इधर लिख देते हैं संवृत्त स्वर, फिर लेते हैं अपन अर्ध, डायग्राम द्वारा बता देते हैं अर्ध संवृत्त स्वर, फिर विवृत, सॉरी यहां अपन ले लेते हैं अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। जीविया की स्थिति के आधार पर डायग्राम द्वारा अपन अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां ऊपर अपन लिख देते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर, यहां से भी प्रश्न बनता है, और पश्च स्वर। एक आप ध्यान रखना, ये अपन ऐसे सीधे लिखेंगे और ये वाले ऐसे, तो लाइन खींच लेते हैं अपन। अब आपको क्या करना है, संवृत्त स्वर कौन से हैं, ध्यान, मैंने लिखे थे कौन कौन से थे, 4 थे, बताने की कोशिश करें। संवृत्त स्वर कौन कौन से थे, ई और ऊ। तो ये लिख लेते हैं अपन, संवृत्त स्वर मैंने बताया था ई, और या पच में लिख दो और ऊ, ठीक है। तो संवृत्त अग्र स्वर में आ गया ये ई, पच स्वर में आ गया पीछे से ऊ। उसके बाद में अर्ध संवृत्त स्वर मैंने बताया था। अर्ध संवृत्त कौन सा है,
ए और ओ, ए और ओ, ये अर्ध संवृत स्वर हो गया। अर्ध विवृत बताइए आप, अर्ध विवृत में क्या होगा? अर्ध विवृत में ए नहीं आए, आई अ ओ आओ, तो यहां आ जाएगा आई, और यहां मध्य में एक और आ रहा है, मध्य में एक ही है आपको मालूम हो तो अ, ए आई औ, और अंग्रेजी वाला ओ, ये भी पच स्वर में आता है। तो पच वाले ये हो रहे, ये मध्य वाला एक ही है मध्य स्वर, और इधर से देखो तो अर्ध विवृत में आई अ ओ औ ओ, ठीक है। अब विवृत में ध्यान रखना, मैंने बताया था विवृत में मात्र एक है जो पच में काउंट किया जाता है, और वो है आ। समझ में आ गया? ये डायग्राम द्वारा अच्छी तरह से आप देख लें। अब देखो इसमें क्या है, ये जो है ये सारे वृत्तामुखी में आएंगे, वृत्तामुखी, होठों की ओष्ठ आकृति में वृत्तामुखी, उ ओ औ ओ, ये वृत्तामुखी, और ये जो दूसरे अवृत्तामुखी। तो एक में अपन ने 3 प्रकार से जो जीविया की स्थिति के आधार पर स्वर है उसको 5वां लिया था, ठीक है। तो ये डायग्राम द्वारा समझ में आया दोस्तों। अगले वीडियो में अपन आपका जो टॉपिक है शब्द विचार हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उसको लेंगे, और उसमें तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द आपके टॉपिक में दिए गए हैं, उनको अच्छी तरह से सरल करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको शानदार ढंग से बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराऊंगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।